हेलो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अब इसमें जो पहले पढ़े थे हमने, जैसे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़े थे, अब पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। अब वायुमंडल या एटमॉस्फेयर होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि और अर्थ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ गैसेस। जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हवा की पतली चादर से ढकी हुई है। इसका मतलब इस पतली चादर में कौन कौन सी अलग अलग बहुत सारे गैसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है हवा की पतली चादर से आसपास से घिरी हुई है और इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन। इसका मतलब अब यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमें उसका क्या महत्व है इसके बारे में भी समझना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एटमॉस्फेयर जो है हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। तो आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर में ही रह करके, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है और गैसेस है इसका मतलब हम उसमें से जो एयर है वहां से उसको गैस जो है अलग अलग गैसेस है, इसमें से हम कुछ चीजें ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ के जो एनिमल है, ये पूरे के पूरे जो बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स है, सभी के लिए ये एटमॉस्फेयर जरूरी है, ये गैस जरूरी है, यहाँ की एयर जरूरी है। इस तभी वो जीवित रह पाएंगे, तभी वो अलाइव रह पाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग दशाओं के अनुसार, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ के लिविंग थिंग्स अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जैसे अर्थ बहुत बड़ा है, इसका मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस है। अब उनमें से गैसेस कौन से इसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं। तो इसमें से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ये एटमॉस्फेयर का यूज इसलिए है, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि एटमॉस्फेयर से हम ब्रेथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो सनरेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो अर्थ पर आती है। अब अर्थ पे वो सनरेज जो डायरेक्ट नहीं आ रही, मतलब एटमॉस्फेयर से वो पास होते हुए हमारे अर्थ तक पहुंचती है। मतलब एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से फिल्टर होकर के हमारे लैंड तक पहुंचती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल सनरेज से बचाती है। हार्मफुल सनरेज कौन सी? जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण है, जो अगर हम पे डायरेक्ट पड़ती है, तो अगर हम पे डायरेक्ट अगर पड़ जाए तो फिर क्या होगा, हमें स्किन डिसीज होने का बहुत चांसेस रहता है। यहाँ पर जो यहाँ की जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, अगर यहाँ पे हार्मफुल जो सनरेज अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो वो पूरा का पूरा लिविंग थिंग्स नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार की एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के महत्व के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में। अब एटमॉस्फेयर की हमने लेयर की बात की है। अब लेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर होते क्या है। जैसे जैसे हम जहाँ खड़े हैं, हम अगर पृथ्वी से मतलब अपने लैंड से हम टॉप या अपर साइड में जैसे चले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अलग अलग लेयर आते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि हाउ मेनी एटमॉस्फेयर लेयर। तो यहाँ पर वायुमंडलीय जो स्तर है, वायुमंडल के अलग अलग लेवल है, वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर 5 एटमॉस्फेयर लेयर। यहाँ पर 5 वायुमंडलीय स्तर है। तो पहला सबसे पहला आ जाता है हमारा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जहां पर हम खड़े रहते हैं, जहां पर ये क्लाउड आते हैं, जहां पे ये रेनफॉल होती है, मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो भी होती है वो ट्रोपोस्फियर लेयर में होता है। मतलब जो माउंटेन की, जैसे मान के चलो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है 8848 मीटर, मतलब उसकी ऊंचाई से भी बहुत ज्यादा ऊंचा तक ये ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी है? तो हाइट है इसकी 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर।
और 13 किलोमीटर के अंतर्गत 13 किलोमीटर के अंतर्गत ये ट्रोपोस्फियर जो है इसका एक्सटेंशन है। मतलब जहां से हम खड़े हैं वो हमारा 0 से लेकर के ऊपर तक 13 किलोमीटर तक जो है इसकी हाइट है, इसका एक्सटेंशन है। ये पहला वाला हो गया ट्रोपोस्फियर। दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। अब समताप मंडल का इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ट्रोपोस्फियर के बाद वाला लेयर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर, तो ट्रोपोस्फियर हमने बता दिया 13 किलोमीटर और स्ट्रेटोस्फियर आता है 13 टू 50 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है ये स्ट्रेटोस्फियर है। मतलब समताप मंडल, नाम से समझ में आ रहा है समताप मंडल मतलब समान तापमान वाला मंडल, जहां पे इक्वल टेम्परेचर होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंसेस हमको वहां पे समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीजें जो है ये स्ट्रेटोस्फियर केस में है। स्ट्रेटोस्फियर का एक लेयर है जो हमें, जो सनरेज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसको फिल्टर करके हमको उससे प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में ही है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर के इसमें स्ट्रेटोस्फियर में शामिल हो गया। इसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल से ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर है उसका मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को हिंदी में मध्य मंडल कहा जाता है। अब ये मध्य मंडल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि मेसोस्फियर अर्थात मध्य मंडल, इसके नीचे 2 लेयर है और उसके ऊपर 2 लेयर है, मतलब ये सबसे बीच में, इसलिए इसको मध्य मंडल कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर चले जाते हैं, मतलब मध्य मंडल की हाइट कितनी है यहाँ से, लगभग 50 टू 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के ऊपर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। अब ये हो गया मेसोस्फियर के बारे में। अब आ जाते हैं हम सीधे थर्मोस्फियर, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है, जिसको बाह्य मंडल भी कहा जाता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे थर्मोस्फियर, तो थर्मोस्फियर ये होगा हमारा 80 टू 400 किलोमीटर, मतलब 80 से 400 किलोमीटर तक ये थर्मोस्फियर है या आयन मंडल है या बाह्य मंडल है, वो उसी को हम बाह्य मंडल भी कहते हैं। अब उसके सबसे लास्ट वाला जो लेयर आता है वो कौन सा है, वो है हमारा एक्सोस्फियर, जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, सबसे बाहर वाला बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। अब एक्सोस्फियर की एक्सटेंशन, उसका विस्तार कितना है, तो एक्सोस्फियर का विस्तार, उसका एक्सटेंशन अबव 400 यहां माना गया है, अबव 400 मतलब 400 से ऊपर, 400 किलोमीटर के ऊपर जितने भी आते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का जो एक्सटेंशन है वो लगभग 1600 किलोमीटर माना गया है। मतलब हम जहां तक लिमिटेड हम इसको बता देते हैं, क्योंकि जो आपके हिसाब से यहाँ पे जो अगर किसी से भी पूछा जाए तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की एक्सटेंशन कितनी है, ये है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की हमने यहाँ पर टोटल एक्सटेंशन भी बता दिए हैं और अलग अलग उसको डिवाइड करके भी बता दिए। अब ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में, लेयर के बारे में। अब आ जाते हैं जो गैस है अलग अलग, मतलब हमने कौन से गैस बताए थे कि जो हमको ये पता है कि पृथ्वी जो है पूरे गैसों से भरी पड़ी है, पूरा आसपास से गैसों के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और भी अदर गैसेस और भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, हाइड्रोजन, इस टाइप के और भी अलग अलग गैसेस हैं। तो इसमें अब ये नाइट्रोजन कितने परसेंट में है, सबसे ज्यादा गैस यहाँ पे कौन सा है, ये नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% नाइट्रोजन। अब ये 78% नाइट्रोजन, उसके बाद में सेकंड जो गैस आती है जो सबसे ज्यादा जो है, ये आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट में है, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन होगा 78 और जो ऑक्सीजन है वो हो गया 21। अभी इसको टोटल प्लस कर दो, मतलब 99% जो है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कवर करती है पूरी, और जो बचा इसमें 1%, तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और उसके साथ साथ
जो अलग अलग और भी गैसेस, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी और भी चीज़ें हैं अदर गैसेस में शामिल हो जाते हैं, वो 1% को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर गैसों के इसमें अगर क्वांटिटी देखा जाए तो क्वांटिटी के परसेंटेज के हिसाब से नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस, ये पूरा का पूरा अपना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं इन गैस, ये पूरे पूरे गैस जो है क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या हमारे लिए उपयोगी है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, हमारे लिए पूरे के पूरे गैस जो है वो यूजफुल होते हैं। जैसे अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन कैसे उपयोगी है हमारे लिए? तो नाइट्रोजन जो है ये एनिमल की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के बगैर जो है हमारी ग्रोथ या उसमें एनिमल्स, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, और इसके बाद ये फर्टिलाइजर में भी काम आता है। तो ये चीजें हो गई नाइट्रोजन के बारे में। अब दूसरा जो पार्ट है इसमें हम बता सकते हैं, नाइट्रोजन के बाद में ये आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सभी को पता ही है, ऑक्सीजन जो है ये हम जिसको जो ब्रीथ करते हैं, मतलब जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जो कर रहे हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, लेकिन उसके साथ अदर गैसेस भी हमारे अंदर जा रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमें जीवित रखने का काम करती है। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है जितने भी लिविंग थिंग्स है मोस्टली ऑक्सीजन ही लेते हैं। जैसे प्लांट ऑक्सीजन लेती है, मतलब उसको इनहेल करती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर उसको रिलीज करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम आगे और बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ऑक्सीजन की कमी अगर हो जाए तो लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये हो जाता है ऑक्सीजन के बारे में। अब बात आती है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है कि जो प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सुबह सुबह हम टहलने जैसे जाते हैं तो उस समय पर हम ये कहते हैं कि हमें बढ़िया शुद्ध हवा मिल रही। शुद्ध हवा लेने के लिए हम सुबह सुबह टहलते हैं। तो सुबह सुबह होता क्या है, मॉर्निंग के टाइम पे जो है जो प्लांट और ट्रीज ये जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये भोजन तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्लांट या ट्री जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है, छोड़ती है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लांट के लिए किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है। अब हमारी अर्थ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूजफुल है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस? तो अर्थ जो दिन भर की जो रेडिएट करती है, मतलब सनरेज आती है, जितनी गर्म होती है उतना वापस भी उसको करना पड़ता है, मतलब रेडिएट करती है, विकिरण करती है। तो उस रेडिएशन को वो अब्सॉर्ब करने का काम करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर हीट को मेंटेन रखने का काम करती है। हीट को मेंटेन कर रही है, इसका मतलब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्थ अगर हीट होगी, थोड़ी गर्मी होगी इसमें, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो इस टाइप से जो है ये अलग अलग गैसेस जो है हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ये हमने यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं सीधे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी। मतलब हम जैसे जहाँ पे खड़े हैं और महासागर क्षेत्र देख लो, मतलब ओशन वाला पार्ट, सी लेवल वाला पार्ट, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ होती है? ये होती है सी लेवल में, ओशन लेवल में, उधर जो समुद्र या महासागर क्षेत्र में। लेकिन अगर हम बात करें जो सी लेवल में हाईएस्ट डेंसिटी होती है, तो लो डेंसिटी कहाँ होगी फिर? लैंड पार्ट में। क्योंकि आपको पता है हर क्षेत्र में हाइट बराबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्लेस का जो हाइट होता है वो सी लेवल से गिना जाता है,
उसकी हाइट सबसे नीचे होती है, इस वजह से सी लेवल से उसको मेजर कर रहे हैं। तो वहां से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे हाइट की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई डेंसिटी कहाँ होता है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी में, सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लो कहाँ पर है, इसके बारे में हमने बता दी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम कई जो माउंटेन क्लाइंबर जो होते हैं, मतलब पर्वतारोही जो होते हैं, वो जब माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं तो उस समय पे आपको पता है कि जैसे ऊपर जैसे चले जाते हैं तो हवा की कमी होने लगती है, एयर डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब उनको ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ की कमी हो जाएगी तो वो जिंदा थोड़ी रह पाएंगे। इसलिए वो पीछे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ के चलते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ रहे, इसका मतलब यहाँ पर उनको ऑक्सीजन सप्लाई और बराबर होते जाएगा, इस हिसाब से वो पकड़ते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, जो वायुमंडलीय दशाएं है, उसके अनुसार यहाँ पर कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर अफेक्ट करती है टेम्परेचर के अनुसार, मतलब टेम्परेचर इनको अफेक्ट करने का काम करती है। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगी, आपको पता है कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, कहीं पे लो टेम्परेचर होगा, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के क्षेत्र में जो है सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो हवा है वो हल्की होती है, क्योंकि गर्म हवा कभी भी ऊपर उठती है। तो प्रेशर की अब अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे उससे रिलेटेड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एयर प्रेशर कहेंगे, क्योंकि हवा में एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब हवा है, हवा का दबाव भी बढ़ेगा। तो हवा का दबाव कब बढ़ता है, कब कम होता है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। अब जहां पर वाटर की क्वांटिटी एयर में अगर ज्यादा है, इसका मतलब एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे वाटर की क्वांटिटी एयर में कम है, हवा में कम है, इसका मतलब वहां पे कम प्रेशर होगा, मतलब लो प्रेशर का एरिया तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम इसमें हाई लेवल, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके साथ साथ लो एटमॉस्फेयर प्रेशर या एयर प्रेशर। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में हमने समझा। तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है ये जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जब वहां पर प्रेशर तैयार होगा तभी हवा जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ हाई प्रेशर होगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो उस हवा को आगे ढकेलने का काम करती है। मतलब हवा कभी भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के आधार पर हम कहेंगे कि हवा जो है एटमॉस्फेरिक में, जो एयर जो है, एयर और विंड में डिफरेंस है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, एयर जो होती है वो बिल्कुल शांत होती है, लेकिन इसमें एयर की मूवमेंट जब होगी, एयर की मूवमेंट या हवा की जो या वायु की जो हलचल होगी और उसकी गति बढ़ेगी, और हवा की ही गति को क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है, अर्थात पवन कहा जाता है। तो वायु और पवन ये दोनों अलग अलग, जहां पे इसकी गति होगी, जहां पे स्पीड होगी, वो विंड है, और जो शांत है वो एयर है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।